सब ग्रुप के लिए हमने दो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं कि उपसमूह होने के दो प्रतिबंध। अब जो तीसरा और आखिरी प्रतिबंध है, तीसरी कंडीशन हम प्रूव कर रहे हैं, जिससे हम ये बताएंगे कि कोई भी सेट सब ग्रुप है तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, तब भी सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट समझो। कैपिटल एच जो है, कैपिटल एच ये हमारा सबसेट है, उपसमुच्चय है कोई भी कैपिटल एच, और किसी ग्रुप जी का सबसेट है, किसी समूह जी का उपसमुच्चय। अब अगर ये नियम पालन करता है क्लोजर लॉ, इसको हम जानते हैं क्लोजर लॉ है, संवृत का नियम है, अगर ये रूल अगर फॉलो करता है अकेला, क्लोजर लॉ ही फॉलो करता है, ठीक है, तब भी ये हमारा जो सेट है, जो भी हमारा सबसेट है एक्स, वो सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और अगर सब ग्रुप है तो ये नियम फॉलो करेगा ही, ऑब्वियस बात है। लेकिन इन्होंने एक चीज जोड़ दी है, ये जो सबसेट है मेरा फाइनाइट होना चाहिए। सबसेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट, परिमित। परिमित मतलब जिसमें संख्या फिक्स होंगी, भाई 15, 20, 25, 100, 200, 1 लाख, कुछ भी एक नंबर फिक्स होगा कि इसमें इतने अवयव हैं, इतने मेंबर हैं इसके पास, इससे ज्यादा मेंबर नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। किसके पास? एच के पास। और एच किसका हिस्सा है? जी का। और एक नियम का पालन करता है, केवल एक ही रूल फॉलो करता है, वो है क्लोजर लॉ, संवृत का नियम। तब हमें प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर सब ग्रुप मानते हैं तो ये रूल फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि चार में से एक नियम ये होता ही है। ठीक है, पहले तो हम नेसेसरी कंडीशन पे आए थे, प्रूफ। द कंडीशन इज नेसेसरी। प्रतिबंध आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध लिख लीजिए। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, चलो, लेट कैपिटल एच बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी भी होगा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी भी लिखना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी भी दो तरह स्टेटमेंट में। फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट, सब ग्रुप मान लेते हैं, फाइनाइट नॉन एम्प्टी, पहले सब ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, सब नॉन एम्प्टी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी। तो माना कैपिटल एच एक जी का, कैपिटल एच कैपिटल जी का अरिक्त परिमित फाइनाइट है, उपसमूह है। ठीक है, अब क्योंकि ये ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि एच अपने आप में ग्रुप है ना, तो एच एक समूह है, एच एक समूह है। और जब समूह है तो ऑब्वियस बात है क्लोजर लॉ फॉलो करेगा ही करेगा। भाई ए कॉमा बी अगर मैं एच से लेता हूँ तो ए भी एच में मिलेगा, है ना, यानी कि एच इज क्लोज। ठीक है, एच संवृत है, एच जो है वो क्लोज है, संवृत है। ठीक है, तो ये तो पहले से बनी बड़ी बात हो गई। देखिए जो हमने माना है सब ग्रुप, तो सब ग्रुप तो अपने आप में ग्रुप होता है, समूह होता है। समूह होगा तो पहला नियम क्लोजर लॉ फॉलो करेगा ही करेगा, समृत का नियम तो समृत है, तो ये तो पता दो तीन प्रूफ हो गया, आवश्यक स्थिति। ठीक है, प्रतिबंध अब आपको बताना है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, पर्याप्त प्रतिबंध वो लिखते हैं।
प्रतिबंध पर्याप्त है, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि H नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है, सबसेट है, सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। H जो है अरिक्त है, परिमित है, लेकिन उपसमुच्चय है, उपसमूह नहीं है, ठीक है। उसे हम प्रूफ करेंगे। पहले माना कैपिटल H बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट of a group capital G such that A comma B belongs to H। ये होगी स्थिति नंबर 1 जो हमें दी गई है, ठीक है। माना कैपिटल H समूह G का एक अरिक्त परिमित उपसमुच्चय इस प्रकार है कि कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी एच में से उठाएंगे तो ए बी भी आपको एच में मिलेगा। स्थिति नंबर 1 जो हमें लिखनी है, ठीक है, ये हमें दी गई है। अब हमें प्रूफ करना है कि एच सब ग्रुप है, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, फिर से वही लाइन, वी हैव टू प्रूव दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच कॉमा जी का उपसमूह है, ठीक है। अब इसके लिए तो ये बताना है कि एच अपने आप में ग्रुप है, इसके लिए प्रूफ करना है कि एच अपने आप में ग्रुप है। तो पहला नियम क्लोजर लॉ, क्लोजर एक्सियम, संवरक अभिग्रहित। संवरक का नियम क्या कहता है भाई, ए बी कोई एलिमेंट एच में से लेंगे तो ए और बी, तो ए इंटू ए और बी को सॉल्व करने पे जो भी नया एलिमेंट, जो भी नया मेंबर बनेगा वो एच का ही मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नियम क्या कहता है, यदि ए और बी दो एलिमेंट आप एच से लेते हो तो ए कॉमा बी एच में होना चाहिए। ये तो नियम हमें दिया गया था पहले से ना, बाय कंडीशन 1 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रतिबंध 1 से। हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत। सेकंड एसोसिएटिव, जैसा पिछले 2 थ्योरम में लिखा है वैसे ही इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। एसोसिएटिव एक्सियम को इसको मैं नहीं लिखना, उसको दोबारा लिख लीजिएगा। साचर्य का नियम पहले वाले में मैंने लिखवाया था, दूसरे में मैंने कहा था एज इट इज उतार लेना, तीसरे में भी एज इट इज लिखना। साचर्य का अभिनियम, नियम या अभिग्रहित योग, अभिग्रहित लिखना शुरू किया तो अभिग्रहित लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है साचर्य का नियम, ये तो पिछला जो था वैसा का वैसा सेम टू सेम उतार लेना। दूसरा नियम हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, तो वही कॉपी करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नियम पे जो कि है आइडेंटिटी एक्सियम। तत्समक प्रतिबंध, तत्समक का जो प्रतिबंध है उसमें जो दी गई कंडीशन है उसी से ई की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है। हमने अभी तो भाई जो कंडीशन दी है हमारी मर्जी से तो नहीं आएगा भाई, जो कंडीशन दी है उससे वो ई बनना चाहिए,
ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर वो सब ग्रुप नहीं कहला पाएगा फिर वो। ठीक है, ये देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो पहले जो दी गई कंडीशन उसी को सॉल्व करेंगे। बाय गिवन कंडीशन, दी गई या दिए गए, दिए गए लिखना ज्यादा सही है, दिए गए प्रतिबंध से। तो जो दिया गया प्रतिबंध है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ए एक एलिमेंट में एक्स से लेता हूँ दो बार, ए बी की जगह ए और ए लेता हूँ, तो ए इंटू ए ना, ए इंटू बी मतलब ए इंटू ए आता है, ए स्क्वायर मिलता है। फिर मैं ए स्क्वायर उठाता हूँ, एक ए उठाता हूँ, ए स्क्वायर आपका एक्स में मिल रहा है तो ए क्यूब, यानी कि एक एलिमेंट ए स्क्वायर और दूसरा ए, ये भी आपको एक्स में मिलेगा। और फिर से मैं ए क्यूब में ए का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए पावर 4 हो जाएगा, मतलब ए क्यूब भी ए में था, ए भी एक्स में था, मतलब ए क्यूब और ए दोनों ही एक्स में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ए पावर 4 ये भी मेरे को एक्स में मिलेगा। और ये तो कंटिन्यू होता जाएगा ना, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं तथा यदि कि अगर कोई भी एक एलिमेंट एच में से उठाते हैं, नियम क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट दो वैल्यू आप एच में से ले रहे हो तो उन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर एच में आएगा, तो मैं बी की जगह ए लिख देता हूँ, तो फिर जो एलिमेंट आएगा उसी को कंटिन्यू में उठा लेते जाऊँ, पहले मुझे ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर मैं ए स्क्वायर और ए को उठा लूंगा तो मुझे ए क्यूब मिल जाएगा, फिर मैं ए क्यूब और ए ले लूंगा तो ए क्यूब 4 मिल जाएगा। तो इन दोनों को मैं आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा इस तरीके से जो दिया गया प्रतिबंध से। तो मुझे मिलेगा ए के साथ में ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये तो खत्म ही नहीं होगा, तो ए की पावर आर तक चले जाएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ए की पावर एस भी आ जाएगी, और आगे ये चलते चले जाएंगे, सारे नंबर एच में मिलेंगे। अब ऐसे तो इनकी गिनती इनफाइनाइट हो जाएगी ना, जबकि सवाल क्या दिया था, मैंने कहा था यहाँ पे जोड़ा एक वर्ड परिमित, फाइनाइट, वो फाइनाइट इसीलिए जोड़ा है कि ये इनफाइनाइट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें समझ में नहीं आएगी कैसे करेंगे अभी ना। यहाँ जोड़ा है फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, तो ये जो नंबर मेंबर आ रहे हैं वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा भाई परंतु एच जो है वो परिमित है, तो एच एक परिमित समुच्चय है, ठीक है, बट एच इज अ फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट है तो ऑब्वियस बात है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट तो होंगे नहीं, अनंत ऑब्जेक्ट तो आएंगे नहीं। तो अनंत क्यों आ रहे हैं, रीजन कि इसमें हम अनंत तभी हो सकते हैं जब हम किसी एक वैल्यू को बार बार रिपीट करते जाएं, तभी पॉसिबल है कि इनमें से जो वैल्यूज हैं ये रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन अवयवों में से कई अवयव, एक नहीं कई सारे ऐसे होंगे जो कि एक ही होंगे, मतलब रिपीटेड है, एक ही अवयव होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। मतलब मुझे एलिमेंट 1 और 2 मैं ऐसा लिख दूं बार बार, तो ऐसे चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इनफाइनाइट वैल्यू होगी, इसमें दो ही वैल्यू है 1 और 2, तो बस आप हर एक नंबर को रिपीट कर करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट नहीं हो जाएंगे, अवयव होंगे। ठीक है, तो इम्प्लाइज मतलब हमने लिखा है अवयव होंगे, और ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि भैया हम बोल रहे हैं भाई फाइनाइट होंगे तो फिर एक ही जैसा होना चाहिए, तो मैं बोल रहा एक ही जैसे होंगे, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान भी लिया है कि ये अलग अलग हैं, यदि वे भिन्न भिन्न हैं, अगर मान भी लें कि ये अलग अलग है तो पॉसिबल नहीं है वैसे, क्योंकि अगर अलग अलग है तो फिर फाइनाइट हो नहीं सकता, फिर तो इनफाइनाइट लेना पड़ेगा मुझे। तो एच एक परिमित समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बात भी ले कि भाई अलग अलग भी मान ले तो भाई हो ही नहीं सकता ना, अगर तो फिर तो फाइनाइट वाली बात हटाओ। अगर आपको उनको अलग अलग मानना है, सभी को पावर के हिसाब से अलग अलग नंबर दिख रहे हैं,
तो फिर फाइनाइट वाला शब्द हटा के फाइनाइट हो ही सकती, फाइनाइट आप लेके चल रहे हो तो फिर इसमें इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इस तरीके से, और इंग्लिश में हम लिखेंगे इम्प्लाइज मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सेम और आइडेंटिकल, ठीक है, बिकॉज if they are distinct then H is not a finite, H जो होगा वो फाइनाइट नहीं हो सकता है पहली कंडीशन में। तो इस हिसाब से तो यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो R तक तो आंसर मेरे को मिल रहा है, ठीक है, R के बाद ये वैल्यू R और S दोनों बराबर है, मतलब मेरे को R तक तो वैल्यू मिल गई बराबर, और R के बाद ये रिपीटेड वैल्यू मिल गई मुझे कौन सी S, तो एक ही पावर R और एक ही पावर S दोनों वैल्यू है मेरी बराबर। मैं सब जनरलाइज में ले लेता हूँ कि भाई मेरे पास दो नंबर बराबर है तो मैंने ए पावर आर और ए पावर एस बराबर मान लेती हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर सम, सबके लिए बात मेरी, फॉर सम कुछ के लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, कुछ धन पूर्णांकों की बात हो रही है, कुछ पावर पे तो बराबर ही आएगा, तो कुछ धन पूर्णांकों के लिए, पूर्णांक दो लेने पड़ेंगे आपको, तो आर और एस, ठीक है, आर तथा एस। अब एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, पूर्णांक है तो बताना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ आर बड़ा है एस छोटा है, ठीक है, के लिए ए की पावर आर और ए की पावर एस, ये दो मेरी ऐसी पावर है जिन पे मेरा आंसर बराबर आता है, यानी कि मेरी कुछ वैल्यू बराबर है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ। अब ए की पावर आर जो है किसका मेंबर है, एच का मेंबर है, ठीक है, और ए की पावर एस भी एच का मेंबर है, और जो भी मेंबर एच का है वो किस में से आया है, जी में से तो आया है, जी भी तो मेंबर होगा वो भी, तो क्योंकि ए की पावर एस जो है वो एच का मेंबर है, तो ऑब्वियस बात है भाई ए की पावर एच जी का मेंबर भी होगा, क्योंकि एच अलग से तो आया नहीं कोई, अभी एच तो जी का हिस्सा है, और जी मेरे पास पूरा पूरा ग्रुप है, ठीक है, तो जी अगर ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है भाई ए की पावर एस का मुझे इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स भी मुझे जी में मिलेगा, और जब मैं इसका इनवर्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एस बिलोंग्स टू जी, और ये जो है जब इसमें लाई कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ दोनों तरफ इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों तरफ सॉल्व कर सकता हूँ भाई, इसको ऑपरेट कर सकता हूँ ए की पावर माइनस एस को, तो जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ए की पावर आर माइनस एस बराबर हो जाएगा ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो जो है वो हमारा क्या जाएगा आइडेंटिटी, यहाँ पे ई जो है जी का तत्समक है, अभी ये आइडेंटिटी एच में नहीं आया है, अभी हमने जी के लिए सॉल्व किया है, ठीक है, तो जी का तत्समक मिला है मुझे, ई इस आइडेंटिटी इन जी, अभी मेरे को एच का तो पता ही नहीं चला कि एच में आएगा कि नहीं आएगा, अभी जी तो मेरे जी का एलिमेंट मुझे मिल गया है, ठीक है, तो जहां से मुझे मालूम चला है कि ई की जो वैल्यू है ए की पावर आर माइनस एस होनी चाहिए, और चूंकि एच के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर ए क्यूब, ऐसे करते करते ए की पावर आर ए की पावर एस, तो ये सारे के सारे मेंबर आपके एच के मेंबर हैं, और जब मैं इनमें कोई भी पावर में माइनस करूंगा तो वो भी मेंबर मेरा किसका होगा, एच का होगा, तो क्योंकि एच के सारे मेंबर इसी टाइप के हैं, है ना, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई ये जो मेंबर है ये भी एच का होगा, और अगर ये मेंबर एच का है तो ई भी किसका मेंबर होना चाहिए, एच का मेंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब जो ई जो आपका जी का अवयव था, जो जी का मेंबर था वो एच का भी मेंबर बन रहा है, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना, या मैं तो लिखूं रहने दो, ये आपका एग्जिस्ट कर दिया बहुत है, चौथा नियम लास्ट वाला इनवर्स एक्सियोम, तो
प्रतिलोम अभिग्रहित या प्रतिबंध एक ही बात है। तो प्रतिलोम में क्या होता है कि भाई दो एलिमेंट उठाने हैं, दोनों को सॉल्व करके मुझे नंबर बताना है कि भाई आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो जो मेरे पास आइडेंटिटी है वो ई की पावर क्या है, आर माइनस एस। तो आर माइनस एस जो पावर है ए की पावर, तो ऑब्वियस बात है भाई मेरे को ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर ए क्यूब, इनमें से कोई नंबर होगा, कहीं तक भी जा सकता है। तो रिपीटेड नंबर चल रहा है, इतना मुझे समझ में आ गया। तो ये जो नंबर है 1, तो मिनिमम नंबर आर माइनस एस की जो मिनिमम पावर है वो 1 है या 1 से ज्यादा है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है आर माइनस एस की 1 है, उनसे छोटा नंबर तो है नहीं भाई। तो आर माइनस एस की जो मिनिमम पावर है वो है 1। तो अगर ऐसा है तब तब आर माइनस एस माइनस 1 लिखेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पावर आपकी पॉजिटिव है। और एच के अंदर जितने भी अवयव हैं उनकी पावर आपकी कैसी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। तो मतलब ए की पावर अगर पॉजिटिव है तो वो एच का मेंबर कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई ए की पावर ये पॉजिटिव पावर है, लिख देते हैं, तो ये एच का ही मेंबर हो जाएगा। और अगर ये एच का मेंबर है तो इसको एक काम करते हैं, आर माइनस एस पावर अलग कर लेते हैं और माइनस एन पावर अलग कर लेते हैं, डी एच कन्वर्ट होगा। और ए की पावर आर माइनस एस तो हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आइडेंटिटी है ई है, तो ई इंटू ए इनवर्स एच हो जाएगा। इस प्रकार ए का इनवर्स भी एच में शामिल हो जाएगा। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं, अतः देयरफॉर अगर कोई एलिमेंट ए आप उठा रहे हो तो ए इनवर्स भी आपको एच में मिलेगा। और अगर प्रत्येक ए के लिए होगा, फॉर एवरी ए। ठीक है, यानी कि क्लियर हो गया। अतः चारों नियम पालन हो गए, एच जी का एक उपसमूह, ये हो गया हमारा प्रूफ। Therefore, H is a subgroup of। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जो भी मेंबर हम लेके चल रहे थे एच का, वो ए की पावर के फॉर्म में चल रहा था। तो सारी की सारी पावर जो है वो पॉजिटिव पावर है। ए की पावर पॉजिटिव लिखोगे तो मेंबर एच का बनेगा ही। तो यहाँ पे मेंबर बेशक आप बार बार इनफाइनाइट कर लिख रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट है नहीं, क्योंकि फाइनाइट है, इसमें बहुत सारे पावर बराबर है। ठीक है, और जो भी मेंबर एच का होगा ऑब्वियस बात है वो जी का तो मेंबर होगा ही, क्योंकि एच जी का हिस्सा है, जी का पार्ट है, तो ये तो उसमें हिस्सा रहेगा ही। ठीक है, एक थ्योरम तो ये हो गई हमारी पूरी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, उप समूहों का सर्वनिष्ठ। अब हमारा थ्योरम अब जो है हमारी वो है इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, उप समूहों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ तो जानते हैं इंटरसेक्शन, वही एक मेरे पास सेट है एच, दूसरा सेट है के, तो दोनों का मैं कॉमन लूंगा तो इंटरसेक्शन जो हम सॉल्व करते थे सेट थ्योरी में, अगर नहीं हो या तो सेट थ्योरी दोबारा 11th की उठा के पढ़ लेना एक बार। 11th क्लास में सेट थ्योरी है, समुच्चय की जो पूरी चीजें हैं 11th और 12th में, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चीजें आपको भी समझ में आती रहेंगी। अगर आलस करोगे नहीं पढ़ोगे तो बेटा 2 साल परेशान रहोगे। मुझे तो पढ़ो नहीं, थ्योरी में लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन फिर अभी 2 मिनट आप सब भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको सेट थ्योरी याद नहीं है, तो सेट थ्योरी पता ही नहीं है, तो पूरा मैथमेटिक्स चल ही सेट थ्योरी पर है। और बिना सेट थ्योरी के मैथमेटिक्स ही नहीं है, आधार ही वही है। हर चीज जो भी हम कुछ लिखते हैं, जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज्योमेट्री में भी कर रहे हैं, तो बिना सेट के, बिना समुच्चयों के किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं, सब खत्म है। जो भी कुछ हम यूज करते हैं, चाहे हम मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे आपका डाटा हो, कुछ भी हो, बिना सेट के कुछ भी नहीं है। ये दुनिया जीरो पे आके खत्म खड़ी रहेगी। अगर आपको सेट थ्योरी नहीं आती है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती। थ्योरम ये है, समूह एक जी है मेरा,
ये दो उपसमूह लिए गए, मैंने दो उपसमूह हैं और उनका जो सर्वनिष्ठ मैं लूंगा इंटरसेक्शन, वो भी एक उपसमूह होना चाहिए। ठीक है, तो उपसमूह है, ये होना चाहिए, होता ही है, ये मुझे प्रूफ करना है। इंटरसेक्शन ऑफ two subgroups of G is a subgroup। दो समूह आपके हैं, उसका G के, उसका इंटरसेक्शन एक सबग्रुप होगा, एक सब उपसमूह होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब उपसमूह बताने के लिए हमें पूरा ग्रुप नहीं बताना है, हमें एक नियम पता है इम्पोर्टेंट कि भाई ए और बी अगर मैं एच में से लेता हूं और ए बी इनवर्स मैं प्रूफ कर दूं कि एच में शामिल है, तो एच जो है वो मेरा सब ग्रुप हो जाता है, उपसमूह हो जाता है जी की। ठीक है, तो जिसको सब ग्रुप बताना है उसको मैं ये वाला नियम से फॉलो करा दूंगा, एक नियम बताना है बस ये वाला, और ये नियम जिससे फॉलो हो गया वो सब ग्रुप बन गया। प्रूफ देख लेते हैं। तो पहले तो मेरे पास एक ग्रुप है जी, तो लेट जी बी जी तो ग्रुप है ही, उसमें दो सब ग्रुप है, वो हमें नाम नहीं दिए तो मैं नाम दे देता हूँ, लेट H1 एंड H2, B2 सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप कैपिटल जी। ठीक है, तो माना H1 और H2 समूह जी के दो उपसमूह हैं। देखो ये सब ग्रुप है, तो नियम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं कौन से, चारों, और जो अपनी थ्योरम पढ़ी उनके भी वही सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, H1 और H2। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है कि H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ है, वो भी जी का उपसमूह होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट H1 intersection H2 is a सबग्रुप ऑफ, तो जिसको सबग्रुप बताना है उसमें से दो मेंबर उठाएंगे, ठीक है, ए बी, और हमें बताएंगे कि ए बी इनवर्स भी इसी में शामिल है। ठीक है, और चले केवल डेफिनेशन लिख करके चलना है, डेफिनेशन आपकी क्लियर है, आप कर लोगे तो। अब पहली बात तो क्योंकि H1 जी का हिस्से में हिस्सा है, ठीक है, और H2 जी का हिस्सा है, इसलिए H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा वो भी जी का ही पार्ट होगा। तो पहले सब ग्रुप बताने के लिए सबसेट बताना जरूरी है, इसलिए पहले तो हमने बताया कि सबसेट है, उपसमुच्चय है, फिर बात करेंगे उपसमूह की। ठीक है, अब क्योंकि पहली बात है भाई H1 और H2 ये दोनों ही सब ग्रुप हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलता भाई, पहले तो ये बताना पड़ेगा खाली सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खाली होगा तो फिर कैसे बता पाएंगे, इसके अंदर कम से कम एक ऑब्जर्व एक एलिमेंट होना चाहिए। तो H1 और H2 इसके सब ग्रुप है जी के, तो इसका मतलब है भाई E नाम का एलिमेंट H1 में भी है और E नाम का एलिमेंट H2 में भी है, तो यानी कि E जो है वो दोनों में कॉमन है, H1 में भी और H2 में भी, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ठीक है खाली नहीं है, यानी कि फाइनली H1 इंटरसेक्शन H2 जो है इसको हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो खाली तो नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन भी फॉलो कर गए, जी का सबसेट भी हो गया, जी का उपसमुच्चय भी हो गया। अब हमें बस इतना बताना है कि सब ग्रुप होगा कि नहीं, तो सारी दोनों कंडीशन थी वो हमने पहले तो वो टेस्ट करी कि भाई हाँ जी का हिस्सा है, बिल्कुल है, खाली तो नहीं है, नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं, तो लेट माना अब हम इसमें से दो एलिमेंट उठाते हैं, भाई खाली नहीं है तभी तो एलिमेंट उठा पाओगे, खाली होगा तो उसमें से क्या आप एलिमेंट उठाओगे, कैसे मेंबर चूज करोगे। तो जो भी मेंबर ए और बी H1 और H2 दोनों से आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है भाई दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ए और बी जो होंगे वो
H1 में भी होंगे और H2 में भी होंगे। तो चूंकि मेरी बात हो H1 जो है वो अपने आप में सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का प्रॉपर्टी के हिसाब से थ्योरम में पड़ी ये रूल बनेगा बनेगा। और ए बी इनवर्स जो है वो H2 में भी बनेगा। क्यों? क्योंकि H1 और H2 आर सब ग्रुप। ठीक है, H1 H2 उपसमूह है, और जब जो उपसमूह है तभी तो ये वाला जो थ्योरम पड़ी है वो इस पर अप्लाई हो रही है। और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ गया तो ए बी इनवर्स जो है वो H1 में भी और H2 में भी है, तो दोनों में कॉमन आ गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि भाई दो एलिमेंट हमने उठाए थे H1 और H2 के कॉमन पार्ट से, तो उनका ए बी इनवर्स भी मुझे H1 इंटरसेक्शन H2 में मिल गया। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर H1 H2 इज अ सबग्रुप ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 सर्वनिष्ठ G का एक समूह है। इस प्रकार से ये आपका प्रूफ होगा।